हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ फिजिक्स के मॉडल सेट 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्यमूल मान के अनुपात होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आरएमएस करंट और पीक करंट में रिलेशन बता रहा है क्या होगा। तो आप लोगों को ये पता होगा कि आरएमएस करंट जो होता है ना, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, I0/√2। ये होता है पीक करंट, शिखर धारा जिसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, वर्ग माध्यमूल, आरएमएस करंट बोलते हैं वर्ग माध्यमूल। अब इसमें क्या रहा है कि महत्तम मान मतलब I0 और वर्ग माध्यमूल मान का अनुपात। तो महत्तम मान I0 है और IRMS, तो इसका और इसका अनुपात निकालना, तो √2 को इधर भेज देते हैं और ये हो जाएगा I0/IRMS। ये हो गया महत्तम मान, ये हो गया महत्तम मान, और ये हो गया वर्ग माध्यमूल मान आरएमएस करंट। तो अब इसका अनुपात कितना होता है, √2/1, यानी कि √2:1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, √2, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब निकेल जो होता है, निकेल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, लो चुंबकीय पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। अब क्या है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कम तीव्रता वाला। तो होगा क्या, अब अगर उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को क्या कर दिया जाएगा, अगर काला कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी जो तीव्रता है ना, वो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि कम तीव्रता वाला प्रतिबिंब हो जाता है जब हम उसको क्या करते हैं, एक भाग को काला कर देते हैं। फिर एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो होता क्या है कि जितना वो एयर में अपसरित कर रहा था, जितना ज़्यादा वो डाइवर्ज कर पा रहा था, उतना ज़्यादा वो पानी में है ना, वाटर में उतना ज़्यादा डाइवर्ज नहीं कर पाता है। मतलब उसकी डाइवर्जिंग पावर जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। मतलब अपसारी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम अपसारी, अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग, है ना। तो डाइवर्जेंट, ये जो डाइवर्जिंग पावर है ना, इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है पानी में डुबाने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग लंबाई, तो कांच में प्रवेश करने पर है ना, जब भी विरल माध्यम से अगर माध्यम में जाता है तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग की जो लंबाई होती है क्या होती है, घट जाती है। तो ये तरंग लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी घट जाता है, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की जो लंबाई होती है, समान संयोजन में आप लोगों को ये पता होगा कि समान संयोजन में जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसमें क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि बड़ा होता है, और एक होता है आईपीस लेंस, ये है ना। और जो ऑब्जेक्ट होता है, चूंकि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है इसका, तो एक ये जो रेज आती है वो इनफाइनाइट से रेज आती है, तो इधर कहीं पे इमेज बनता है, इधर जो इनफाइनाइट से जब रेज आती है तो फोकस पे बनता है, तो फोकल प्लेन में बनता है। तो ये हो जाएगा इसका, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये हो जाता है FO, और बाकी इधर जो हो जाता है वो क्या होता है, FE। तो इसका जो टेलीस्कोप का जो लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, FO+FE। टेलीस्कोप का जो लेंथ होता है वो निकाला जाता है दो लेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं, तो FO+FE हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, FO+FE। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और ये आईपीस लेंस की फोकल लेंथ। तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, तो तरंग लंबाई जो होता है ना, अपवर्तनांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर तरंग की लंबाई बढ़ाओगे तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। F नभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो इसके लिए है ना 4F से अधिक होना चाहिए, तभी जाकर के बनेगा। इसमें ऐसा होता है कि अगर उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस, आप क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो वास्तविक के लिए है ना कि यहाँ पर ये F है फोकल लेंथ, और ये हो गया 2F। तो कह रहे हैं कि वास्तविक बनाने के लिए, तो वास्तविक तो जब यहाँ से शुरू होता है, जब वस्तु अनंत पे होती है तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब तो अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ से अगर कम से कम देखना है तो ये प्रतिबिंब यहाँ से, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब यहाँ है, और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी के बीच की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है और वस्तु कहाँ रखा हुआ, इनफाइनाइट पे जब रखा हुआ है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 4F से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, 4F से अधिक होता है। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो, है ना। जो द्विउत्तल का मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो कहाँ बनाता है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है कहाँ पे, फोकस और लेंस के बीच में, है ना, या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस एंड, कहाँ पे रखा जाता है, फोकस एंड लेंस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज बनता है कैसा, आभासी बनता है, मतलब वर्चुअल बनता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैथोड किरणें हैं, जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव आविष्ट कण। तो इसका हो जाएगा ऋण आविष्ट कण, ऋण आवेशित कण। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, ऊर्जा का। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ऊर्जा को नहीं कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्लांक स्थिरांक की विमा होती है। प्लांक स्थिरांक की विमा आप निकाल सकते हो, जो कि प्लांक स्थिरांक एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकंड। अब जूल सेकंड की बीमा निकालने तो एनर्जी की जो बीमा होती है वो क्या होती है, ml स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 और सेकंड के लिए टी। तो यहाँ से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी के पावर कितना हो जाएगा -1। तो ml स्क्वायर टी के पावर -1 ml स्क्वायर टी के पावर माइनस कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्या होती है, जब ये तभी हो सकती है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो तभी हो सकती है जब पार्टिकल्स, जब लाइट को एज ए पार्टिकल माना जाता है ना। तो ये क्या, व्हेन लाइट, जब लाइट क्या होता है, जब लाइट एक पार्टिकल्स होते हैं तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या है, व्याख्या हो पाता है। तो कण, तो इसका आंसर हो जाएगा कण, पार्टिकल्स। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो प्लैंक ने, है ना, प्लैंक ने किया था क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है, आप इसको याद रख लेना। देखो पराबैंगनी के लिए याद रखना है, पराबैंगनी जो पड़ती है वो है लाइमन सीरीज के लिए पराबैंगनी, लाइमन श्रेणी के लिए क्या है, पराबैंगनी। और बाल्मर श्रेणी जो होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है वो दृश्य प्रकाश, विजिबल रेज रीजन। और तीसरा जो एक होता है लाइमन वाला पैशन जो होता है वो आता है इंफ्रारेड, मतलब अवरक्त भाग में। तो उधर पैशन हो गया, पीफंड हो गया, हमफेरी हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये सारे के सारे किसी में आता है, अवरक्त वाले भाग में आता है एंड इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो याद रखो लाइमन जो होता है वो होता है अल्ट्रावायलेट रीजन, मतलब पराबैंगनी कितने किसमें होता है, ये पराबैंगनी में लाइमन श्रेणी जो होता है पराबैंगनी कितने में, और उसके बाद जो बामर होता है वो दृश्य प्रकाश में। तो इसका आंसर हो जाएगा, कह रहे कि पराबैंगनी में पड़ती है, कौन पड़ती है, तो लाइमन श्रेणी। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण को प्रदर्शित करता है, तो गामा रेज जो होता है, गामा रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आप इसको याद रख सकते हो, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, क्या होता है, गामा रेज गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये सारे के सारे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना। तो ये गामा रेज जो होता है वो क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। निम्नलिखित में किससे महत्तम वेदन क्षमता होता है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब वेदन क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो किसकी होती है, गामा किरणें की। गामा किरणें, ये जो गामा किरणें इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। गामा किरणें की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ है वो सबसे कम, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम और तरंग दैर्घ्य, रेडियो वेव की तरंग दैर्घ्य यानी तरंग की जो लंबाई वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो याद रखना है, तो गामा किरणें की जो वेदन क्षमता होती है क्या होती है, सबसे अधिक होती है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक, जो पी टाइप होता है ना, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, उसमें जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, होल होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप में होल्स होता है। और गेट के बुलियन व्यंजक, और के लिए क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, अगर नॉर लग रहेगा तो इसमें बार लग जाएगा। और एंड के लिए जो होता है ना, एंड के लिए वाई इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी, और नेंड रहेगा तो उस पर बार लग जाएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर ए की जगह वाई की जगह सी ले लिया तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। 12 का द्विआधारी तुल्यांक होता है, तो 12 का आप निकाल सकते हो इसे, कि 12 के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 12 के लिए द्विआधारी निकालना है, मतलब बाइनरी में निकालना है। तो 2 से डिवाइड करना है, 2 6 जा 0 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 से करना है, 2 1 जा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 1 0 0 1 1 0 0, ये हो जाएगा 12 का। तो 12 को 1 1 0 0, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 1 1 0 0 1 1 0, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है, इसका जो टीवी प्रसारण के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ना वो होता है 30 से 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ये पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा, तो इसका क्या होता है, पी क्रॉस ई, है ना। और मैग्नेटिक वाले में याद रखना टॉर्क कॉस टू क्या होता है, एम क्रॉस बी, ये दोनों आप याद रख सकते हो। पी क्रॉस ई ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। वो विद्युत चुंबकीय, ये विद्युत चुंबकीय आघूर्ण है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो है ना। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगता है टॉ इसका क्या होता है, पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। अब इसमें क्या है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्यधारिता निकालना है। तो क्या है, देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में, और ये समांतर में। तो 6 और 6 जब श्रेणी क्रम में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6/2 कर देना, या 1/6 प्लस 1/6 करके निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 का श्रेणी क्रम में निकालते, इसका इक्विवेलेंट निकालते 3 माइक्रोफैराड, और 3 और 6 दोनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा
9, चूँकि पैरेलल में सीधा सीधा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे हम बता रहे, एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। देखो दोनों को हम सॉल्व किए, कितना आया 3 माइक्रोफेराड, कितना आया 3 माइक्रोफेराड, और ये कितना आ गया, ये कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। जब पैरेलल में होता है तो सीधा सीधा ऐड करते हो, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 9 माइक्रोफेराड। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है ना। तो इसका क्या होता है V²/R, जो कि फॉर्मूला ही होता है P = VI, P = VI, आई की जगह V/R रखोगे तो हो जाएगा V²/R। इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा के लिए आपको अगर इसका यूनिट याद है तो आप आराम से इसको बना सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का जो यूनिट होता है ना, वो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो न्यूटन के लिए होता है M/L/T⁻², एम्पियर के लिए इसमें I लिया तो हम I ले लेते हैं, और उसके बाद M के लिए L, तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा M। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक फॉर्मूला होता है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, F = होता है I×L×B या F = I/BL, और यहाँ से B = निकालोगे तो F बाई क्या हो जाएगा I×L। F क्या है, फोर्स है, फोर्स के लिए यूनिट क्या होता है, फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशन M/L/T⁻²। करंट के लिए I भी ले सकते हैं L भी, और L मतलब लंबाई, लेंथ के लिए क्या होता है L, L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा M/L⁻⁴ T⁻² और I⁻⁻1। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, अच्छा I⁻⁻1 यहाँ पहले लिख दिया, I⁻⁻1, फिर उसके बाद क्या है M/L⁻⁴ T⁻²। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, A नंबर। लेंज का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा से, है ना। लेंज का नियम वही होता है कि वो जिस कारण से बनता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। विद्युत धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए, उसमें रहता है ना कि लेंज का नियम, वो फैराडे के नियम में जो करंट इंड्यूस होता है उसके डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है लेंज का नियम। ये बताता है विद्युत धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वो जिस कारण से बनता है उसी का क्या करे, अपोज करे, विरोध करे। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, LR परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक का तो ऐसे फॉर्मूला होता है। अब क्या देखो LR परिपथ का शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है cos φ = क्या होता है R/Z, और Z = क्या होता है, ये प्रतिबाधा इंपीडेंस होता है। ये क्या होता है R² प्लस XL², XL बराबर क्या होता है ω/L, तो ω² × L²। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, B नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है टाउ, मतलब T = 2πm/qb। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, T = 2πm/qb। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो ये होता है, अब कह रहा है कि जब उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो चौगुना बढ़ाने पे क्या हो जाएगा 2πm/q इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4b। हम 4 को बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4, इधर हो जाएगा 2πm/qb, और ये 2πm/qb ये किसकी इक्वल है, T की इक्वल है। तो T डैश = जो नया चुंबकीय ये जो आवर्तकाल होगा क्या हो जाएगा 1/4 × T, तो मतलब 1/4, 1/4 हो गया ना। कितना हो गया आवर्तकाल, कितना हो गया 1/4। इसमें जो है ना 1/4 कम हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। वैसे मॉडल सेट में आंसर दिया A, लेकिन आंसर गलत है, यहाँ पे ये हो जाएगा D नंबर। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, खगोलीय दूरदर्शक में जो बनता है ना वो होता है काल्पनिक और उल्टा। पिछले शायद क्वेश्चन में मैंने उल्टा बता दिया था, एंड ये शायद बता दिया था, लेकिन इसमें होता है हमेशा काल्पनिक और उल्टा। चूँकि खगोलीय दूरदर्शक में अभी मैंने बताया था ये वाला कि वस्तु इधर रखा होता है और प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, है ना। तो काल्पनिक तो बनता है, इसके अकॉर्डिंग काल्पनिक तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उल्टा बनता है। काल्पनिक और उल्टा, ओरिजिनल से उल्टा बनता है। तो याद रखना काल्पनिक और उल्टा बनता है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें है ना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बीटा किरणें, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन दोनों में विक्षेपित हो सकता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। अब कह रहा है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, तो और गेट के लिए तो y = a+b, और नॉर के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा a+b बार, तो यहाँ हो जाएगा y = a+b बार, यानी कि D नंबर। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ये तो कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसका मैंने एक शॉर्टकट बताया था, एक फॉर्मूला होता है बड़ी बूंद की धारिता के लिए C = n⁻⁴ × C डैश क्या छोटी बूंद की धारिता। n का मतलब कितने टाइम्स किया गया, तो कितने बूंदों की संख्या 64 है, तो यहाँ पर हम n की जगह रखेंगे 64 की पावर 1/3 × C डैश, और C डैश मतलब छोटी बूंद की धारिता कितनी है 5 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे रख देंगे 5 माइक्रोफेराड, और 64 का मतलब हो गया इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 × 16 है, और इंटू 1/3, और इसकी जगह 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 5 20, तो 20 माइक्रोफेराड हो जाएगा इसका आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये कौन सा नियम है, किरचॉफ का पहला नियम है ना, केसीएल जिसको बोलते हैं, किरचॉफ के बिंदु नियम या किरचॉफ के संधि नियम जो भी बोलना है। तो शून्य होता है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। तो अब विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, तो आप इसका निकाल सकते हो विद्युत वाहक बल की बीमा। तो विद्युत वाहक बल की बीमा तो वोल्ट होता है, और वोल्ट मतलब V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, और W क्या, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी की बीमा होती है mL² T⁻⁻², और इसके लिए बीमा AT आवेश की। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, mL² T की पावर कितना हो जाएगा, -3, और A की पावर -1। तो mL² T की पावर -3, A की पावर -1, तो क्या है mL² T की पावर -3, A की पावर, इसका आंसर ही गलत है। यहाँ पर अगर यहाँ पर रहता mL² T की पावर -3, कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन ही गलत है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, mL² T की पावर -3 और A की पावर -1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें है ही नहीं, mL² T की पावर -3 यहाँ पे होता है, एक पावर -1 होता है, तब जाकर के सही होता। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो होता है, आप इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, जो करंट होता है ना, क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चूंकि आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होगा, IT। Q इज इक्वल टू IT, I के लिए क्या है एम्पियर, T के लिए घंटा। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया, आवेश का, किसका, आवेश का। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। कह रहे यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT एवं P है तो शक्ति गुणांक होगा। तो एक फॉर्मूला बताए थे, एक आभासी शक्ति और शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, आभासी शक्ति और शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। और अपीयरेंट शक्ति जो होता है ना, जो आभासी शक्ति होती है, अगर हम मान लेते हैं ओरिजिनल शक्ति है, ठीक है, PA इसको मान लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, PT और PA है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये ओरिजिनल है, और PA मतलब अपीयरेंट शक्ति। तो जो आभासी शक्ति होती है ना, आभासी शक्ति का फॉर्मूला बताया था, उसमें cos phi नहीं होता है, तो VRMS इंटू IRMS। अब जब दोनों को डिवाइड करोगे, चूंकि आभास शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi। अब दोनों को डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, VRMS IRMS कैंसिल हो जाएगा, PT/PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos phi। तो यही है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। तो PT/PA, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, PT/PA। हाँ, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच का कालांतर थीटा है तो शक्ति गुणांक कितना होगा, cos थीटा। अगर फाई होता है तो cos फाई। किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, तो तरंग दैर्घ्य का मान जो है ना, रेडियो वेव परावर्तन, ये एक रेंज बना हुआ है, एक ऑर्डर बना हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, उसका एक ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसमें एक ऑर्डर में बता दे रहा हूँ, उसमें क्या क्या होता है। पहले होता है गामा XUV इन रेंज। इधर जो है ना, इधर किसकी ये इधर लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब वेवलेंथ, किसका, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्घ्य का ये बढ़ता क्रम है, और आवृत्ति का ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फ्रीक्वेंसी का जो है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब एक चीज देखो, ये गामा किरणें, गामा रेज, एक्स रेज, यू रेज, ये क्या, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेडियो वेव का। तो इसमें कौन सा है, कह रहे किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होगा, तो रेडियो वेव। तो रेडियो तरंग कहाँ है, यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, तो तरंग दैर्घ्य किसका न्यूनतम है, चूंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा की होती है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होगी, गामा की। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड होता है, TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, है ना, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो इसका हो जाएगा A। 41 में कह रहे एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को झुका होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होता है 360 n इज इक्वल टू 360/θ। अब इसमें एक रीजन है कि अगर n की वैल्यू सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है, अगर सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या होती है ना, नंबर ऑफ इमेज निकालने का जो तरीका होता है, अगर सम संख्या आता है तो क्या होता है n-1,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सिमेट्रिकली, है ना, जब दो वस्तु के बीच में जो ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली या फिर अनसिमेट्रिकली, दोनों केस में, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिक दोनों केस में जब रखा जाता है तो उसमें जो प्रतिबिंब की संख्या होती है ना, सम संख्या के लिए वो तो n-1, लेकिन विषम संख्या के लिए क्या होता है, उसमें सिमेट्री के लिए तो n-1 ही होता है, लेकिन अनसिमेट्री के लिए n होता है नंबर ऑफ इमेज। अब यहाँ पर फॉर्मूला में हम पहले रखते हैं, पहला चेक कर लेते हैं। n इसको तो 360 डिवाइडेड बाई 60 कर देते हैं। 60 से कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, सम संख्या आ रहा है तो एक कम, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज 5। लेकिन यहाँ पे कह रहे दो समतल दर्पण 3 निकालना है ना, तो 3 के लिए तो नहीं होगा, 60 डिग्री तो हो नहीं सकता है। अब 90 रख के देखते हैं, 360 बाई 90 तो 9 4 जा 36, है ना, तो ये हो गया 4। अब नंबर ऑफ इमेज अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ इमेज n की वैल्यू आ रहा है 4, तो n-1 होता है नंबर ऑफ इमेज, तो क्या हो जाएगा 4 - 1, या कितना हो गया 3। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी। 90 डिग्री पे जब रखा जाता है, जब दो समतल दर्पण को जब 90 डिग्री पे रखा जाता है तो 3 इमेज फॉर्म होता है ना। एक तो वैसे क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है ना। किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक, मतलब उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो काल्पनिक बनता है उसमें काल्पनिक तो बनता है लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। और समतल में तो क्या होता है, काल्पनिक बनता है लेकिन वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अब क्या है, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, यार जब यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता जो होगी तो क्या हो जाएगी, तो इसकी धारिता क्या होती है, तब बढ़ती है ना। अब डिस्टेंस कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर खिसकाया जाता है ना तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। क्या 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड के तीसरा संधारित्र जोड़ा गया है, तो कह रहे परिणामी होगा 1 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में है, तो पहले 2 संधारित्र समांतर क्रम में है, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि संधारित्र, फिर कह रहे इनके श्रेणी क्रम में 0.1 माइक्रोफैराड का तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, कितना का 0.5 माइक्रोफैराड है ना, हाँ 0.5 माइक्रोफैराड का। अब कह रहे हैं इसके बीच इक्विवेलेंट धारिता कितनी होगी, तो अब ये देखो ये समांतर क्रम है तो इसका कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0.5। अब ये दोनों किस में आ गया, श्रेणी क्रम में, है ना। जब ये सीरीज में आ गया तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज के लिए हम एक शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो, C1 × C2 / C1 + C2। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 1/2 डिवाइडेड बाई 2 + 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, अब 4 + 1 5/2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5। 2/5 को आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.54 जाता, 0.4 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा 0.4 माइक्रोफैराड, मतलब डी नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 45 है। 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है। इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना अप्लाइड है 1200 वोल्ट। अब कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर निकालना है, इसमें भी विभवांतर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि समतुल धारिता निकाल लेते हैं। तो दोनों श्रेणी क्रम में, तो क्या करेंगे 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, तो कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8/6, कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हम चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज होगा Q = C × V, तो C कितना है 4/3। अब V का मतलब कितना है, V है 1200, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 4 = 400 × 4 कितना हो जाएगा 1600 माइक्रो कूलम। ये आवेश हो गया टोटल चार्ज। अब कह रहे 2 माइक्रोफैराड में, तो 2 माइक्रोफैराड में श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान होता है। तो श्रेणी क्रम में जब आवेश समान होता है इसमें भी 1600 माइक्रोकूलम जाएगा और उसमें भी 1600 माइक्रोकूलम। तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो V = फॉर्मूला होता है Q/C। Q की वैल्यू कितनी है 1600, C की वैल्यू है 2 है, तो कितना हो जाएगा 800 वोल्ट, कितना हो जाएगा 800 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट। तो कौन सा है, C नंबर। एक समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता 15 माइक्रोफैराड, इसकी प्लेटों के बीच अंतराल है 6 मिलीमीटर। दोनों प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर की तांबे की प्लेट सममित डाली जाती है। तो अब धारिता होगी, तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है इसका, आप पहले क्या है देखो, पहले एक समांतर पट वायु
संधारित्र की धारिता कितना है, 15 माइक्रोफैराड है, जबकि वायु में है। तो वायु के लिए एक फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट के संधारित्र के, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, फिर कह रहा है कि इसके प्लेट के बीच अंतराल कितना है, 6 मिलीमीटर का, डिस्टेंस कितना है 6 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पर 6 रख सकते हैं, डिस्टेंस है 6 मिलीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर की तांबे की प्लेट सममित डाली जाती है। अब कह रहा है कि दो में इसमें ना 3 मिलीमीटर मोटाई वाली एक तांबे की प्लेट रख दिया जाता है। तब कह रहा है कि इसकी जो 3 मिलीमीटर की तांबे की प्लेट सममित डाली जाती है, तो कह रहा है अब धारिता कितनी होगी। तो इसके लिए अब जब 3 मीटर का ये 3 मीटर थिकनेस का जब डाला गया तांबे का, तो अब इसमें कह रहा है इसकी धारिता निकालना है। तो इसकी धारिता के लिए फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय, जब आंशिक रूप से पट्टा डाला जाता है कोई, तो इसका फॉर्मूला होता है डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के होता है इसका परावैद्युतांक। तो तांबे के लिए परावैद्युतांक क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि धातु के परावैद्युतांक का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा हो गया 0। तो कितना बचा, तो ये सी है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू दिया हुआ 15, कितना दिया है 15, इसमें दिया हुआ था सी की वैल्यू कितना, 15 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे तो 15 लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय 6। अब इधर इसका क्या है, सी हमें निकालना है इसके लिए, तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, डी का मान तो कितना है 6 माइनस टी, टी में तो कितने मिटाएगा 3 मिटाएगा रख दिया, तो इसमें हो जाएगा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय 3। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 6 में से अगर 3 मोटाई वाले अगर इसके एक प्लेट को रख दिया गया तो इसकी थिकनेस कितना बचेगा 3। तो पहले था ए एप्सिलॉन नॉट बाय 6, अब 3 बचा तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय 3 बचा। अब इसको दोनों क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हो कि ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई 15 6 90 आई है, तो यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट की जगह रख देते हैं। तो सी इसको हो जाएगा 90 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 33 90, तो 30 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड। विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो गोलीय चालक की धारिता होती है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो बी नंबर हो जाएगा गोले की त्रिज्या के। एक धात्विक गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो इसकी त्रिज्या होगी, यही फॉर्मूला लगाना है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, सी इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है कितनी 1 माइक्रोफैराड, धारिता है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ से हम आर इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं सी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। धारिता कितनी है 1 माइक्रोफैराड, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 तो बचेगा, और ये कितना बचेगा 10 टू दी पावर 3, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर, है ना। और इसमें ऑप्शन में क्या किलोमीटर में दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे के 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में होगी। तो इसका जो एक मैंने सिंपल सा याद रखने के लिए बताया, बड़ी बूंद की धारिता बराबर होता है n की पावर 1/3 सी डैश, छोटी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता बराबर n की पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता। अब n की जगह 8 गुना है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3 इंटू सी डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 सी डैश। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू सी डैश इसको टू सी। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के 2 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 2 गुना, 2 गुनी हो जाती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दी जाती है। इससे गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित होगी, कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेगा, कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो क्या होता है, जब भी दो आवेशित चालक गोले को जिन पर आवेश भिन्न भिन्न मात्रा में एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया, जब जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है दो सुचालक को, है ना, तो उसमें आवेश जो होता है ना, वो आवेश क्या होता है हमेशा संरक्षित रहता है, उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन आवेश क्या होता है संरक्षित रहता है। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है ना। दो आवेशित वस्तु को जब हम जोड़ेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास दो आवेशित वस्तु है और इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो धारा का प्रभाव तब नहीं होगा जब इन दोनों में विभवांतर का मान क्या हो, समान नहीं हो। यानी कि विभवांतर में जब तक डिफरेंस नहीं होता तब तक धारा का प्रभाव नहीं होता है। मतलब करंट तभी फ्लो करेगा जब वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल दोनों में सेम होगा तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आवेश समान है, धारिता समान है, विभव समान, तो विभव समान होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करता है, पोटेंशियल अगर समान होता है तो। अब नेक्स्ट है, दो समान संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता सी, एक को V1 विभव
तथा दूसरे को V2 विभव तक आवेशित करके उनके ऋणात्मक सिरे को एक साथ तथा धनात्मक सिरे को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो संपूर्ण तंत्र की ऊर्जा ह्रास होगा। इसमें क्या होता है, ऊर्जा ह्रास का एक फॉर्मूला होता है, U = हाफ C1 C2 अपॉन V1 - V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 + C2। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर दोनों की धारिता C हो तो यानी कि C1 और C2 को हम क्या मान लेते हैं, दोनों की धारिता अगर C है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1/2 × C डिवाइडेड बाई V1 - V2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई C1 + C2, मतलब C + C 2C हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 2C, और यहाँ से देखो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, अब 2 × 2 = 4, तो 1/4 C × V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा 1/4 C V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है। 15 आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में भरे संधारित्र A की धारिता 15 माइक्रोफेराड है, वायु से भरे संधारित्र B की धारिता 1 माइक्रोफेराड है। दोनों को 100 वोल्ट के बैटरी से अलग आवेशित किया गया है। आवेश के पश्चात दोनों को बिना बैटरी तथा बिना परावैद्युत के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो कह रहे हैं उभयनिष्ठ विभव का जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 54 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, B नंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट है C1 व C2 धारिता से दो धात्विक गोले पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श कर हटा दिया जाता है। तो कह रहा है उनमें अंतिम आवेश क्या होगा। तो फॉर्मूला पता है कि C क्या होता है, QB, यानी कि धारिता और चार्ज क्या होता है, दोनों समानुपाती होता है। तो जब दोनों को सटा करके अलग कर दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, Q1/Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, C1/C2, दोनों डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका 55 का। 56 नंबर में क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/3, C नंबर। संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या है, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है सभी धारिता के लिए, सभी संधारित्र के लिए, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है सभी संधारित्र के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है सभी संधारित्र के लिए। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, संधारित्र की धारिता निर्भर करती किसके, किस पे, प्लेट के क्षेत्रफल पे, उसके माध्यम पे, उसके बीच की डिस्टेंस पे, तो प्लेटों का आकृति, ये सब पे तो डिपेंड करता है, लेकिन आवेश पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। एक समांतर वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक पराविद्युत से भर दिया जाता है, परिणामतः जाते हैं, ये तो एक तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पूरा कंप्लीट ही नहीं है, परिणामतः घट जाते हैं ऐसा कुछ होगा। तो अगर यहाँ पर घट जाते हैं लिखा हुआ है कि एक समांतर पट वायु एक समांतर पट यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें संधारित्र है, वो बैटरी से जुड़ा है, कह रहे प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक डायलेक्ट्रिक से भर दिया जाता है। जब डायलेक्ट्रिक से भरा जाता है तो उसकी धारिता तो बढ़ जाती है, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है। अगर यहाँ पर घटा हुआ है तब इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, कुछ पूरा लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर परिणामतः विभवांतर अगर घट जाता है, अगर धारिता घट जाती है तो मतलब धारिता नहीं, मतलब परिणामतः क्या होता है, तो परिणामतः होता है कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र दोनों घट जाता है, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दोनों घट जाता है। ये B नंबर का यहाँ पर। C धारिता के एक संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है, कह रहे इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश क्या होगा। तो इसका जो है, एक तो कह रहे हैं समांतर क्रम में एक C धारिता है और इसका विभवांतर V है। ठीक है। और ये कह रहे समान एक और संधारित्र है, उसकी धारिता भी C है, लेकिन उस पर आवेश नहीं है, अनावेशित है। तो क्या होता है, जब समांतर क्रम में होता है तो जो विभवांतर V, अगर इसका विभवांतर V है तो इसका विभवांतर कितना होगा, V होगा। ठीक है। तो अब आवेश क्या होगा, दोनों पे समान होगा। तो अगर इसका आवेश, इसका अगर निकालेंगे तो Q = क्या होगा, CB। Q = यहाँ पर आवेश निकाले तो Q = CB, तो यहाँ भी Q = क्या होगा, CB, दोनों आवेश समान होता है। तो अब कह रहे हैं कि तो प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश जो होगा, है ना, जो नया आवेश इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा दोनों पे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस पे Q = CB है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 60 नंबर का जो आंसर होगा ना, नया आवेश का। प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश क्या होगा, तो आवेश आधा आधा हो जाता है जब उसको, तो हाफ सी भी हो जाएगा इसका आंसर। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज, है ना। वान डी ग्राफ जो जनरेटर होता है ना, वो हाई वोल्टेज से बाल खड़े हो जाते हैं ना, हाई वोल्टेज उसमें रहता है, जनरेट करता है। 150 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 विभव तक आवेशित किया जाता है। इन्हें जोड़कर नई बूंद का विभव होगा। तो विभव के लिए एक शॉर्टकट होता है, मैंने बताया था, V = V n के पावर 2/3 इंटू वी डैश, ये छोटे विभव। तो n की जगह कितना, 125 समान बूंद है और 50 विभव है, तो n की जगह 125 के पावर 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 125, मतलब लिख सकते 5 और इसके पावर में 2/3 इंटू 50, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, तो 125 1250 वोल्ट हो जाता है इसका आंसर। तो 1250 है इसमें, कौन सा नंबर है 1250, ये डी नंबर हो जाएगा इसका 62 का। तो इस में क्या, एक समांतर पट वायु संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है, फिर दोनों प्लेटों के बीच एक पट्टी खिसकाई जाती है। इस घटना में निम्न से कथन कौन सा सही है। आवेश तो संरक्षित रहता है इसमें, आवेश तो बदलता नहीं है, आवेश नहीं बदलता, किंतु विभवांतर ऊर्जा दोनों का क्या होता है, ह्रास होता है, घटता है यहाँ पर विभवांतर से। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होता है, तो यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। 3 समान संधारित्र के, है ना, 3 जो है आइडेंटिकल कैपेसिटर है और उसको क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता कितनी 6 माइक्रोफैराड। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, C/3 = कितना दिया, इक्विवेलेंट 6, तो यहाँ से C = कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। अब इसको कह रहे हैं समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तीनों को कितना हो जाएगा 18 + 18 कितना हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अब है 65 में समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम का तो फॉर्मूला होता है NC, C इक्विवेलेंट = NC, और फिर कह रहे हैं उसको श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर C इक्विवेलेंट कितना होता है C/n। अब दोनों को डिवाइड कर देना है। अब रेशियो किसका कह रहे हैं, समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम, है ना, तो दोनों का रेशियो निकालना है। तो C से C तो कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा n²/1, मतलब क्या हो जाएगा n² to 1, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, B नंबर। सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित होगी एनर्जी कितनी होगी। तो पहले है QC, तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = Q²/2C। अब कह रहा है अगर चार्ज को दोगुना कर दिया जाए तो U डैश = क्या हो जाएगा 2Q का होल स्क्वायर अपन में 2C, तो ये हो जाएगा 4Q², तो 4 × Q²/2C, और Q²/2C को हम लिख सकते हैं U, तो यहाँ हो जाएगा 4 × U = क्या हो जाएगा U डैश, क्या हो जाएगा U डैश। तो यहाँ पे कितना हो गया 4U हो गया ना इसका आंसर, तो आंसर इसमें क्या है 4U, C नंबर हो जाएगा। अब A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता निकालना है, तो ऑप्शन में क्या है क्वेश्चन, अच्छा ये है। तो अब ये दोनों किस में दिख रहा है, ये दोनों किस में, पहले श्रेणी में, तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 4 श्रेणी क्रम में, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब ये 2 है, फिर उसके बाद ये इन दोनों का एक हो गया, फिर उसके बाद यहाँ देखो एक और बना हुआ है, फिर उसके बाद इधर बना हुआ है, फिर एक इधर बना हुआ है, इधर है एक इधर है, ऐसे ये A है और ये B है, ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों पैरेलल में है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 4 और इधर कितना है, अच्छा यहाँ पर 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये 4 हो गया और ये भी 4 है और ये भी कितना है 4 है, तो तीनों किस में आ गए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में गए तो 4 4 4 कितना हो जाएगा 4/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो है ही नहीं, हाँ तो है इसमें, ऑप्शन में है यहाँ पर B नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना B नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर में A और B के भी समतुल्य धारिता निकालना, तो ये दोनों किस में समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में दोनों कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 के साथ ही श्रेणी क्रम में, तो कितना हो जाएगा आंसर 5 × 4 5 × 4 5 × 4 डिवाइडेड बाई 5 + 4, तो 20/9 कितना हो गया 20/9, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर 20 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 20, तब जाकर के ये आंसर होता 20/9 ये होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है C1 = 2 माइक्रोफैराड, C2 = 4 माइक्रोफैराड, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट है। यही पिछला ही क्वेश्चन है, इसका आंसर 800 वोल्ट, मतलब ये 69 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें ये देखो कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला 15 नंबर 45 नंबर और 69 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 45 और 69 का क्वेश्चन सेम ही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगी। 5 माइक्रोफेराड प्राप्त करना है, उसके लिए कह रहे हैं कि कम से कम 2 माइक्रोफेराड वाले कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 4 नहीं, 4 नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं, 4 होना चाहिए। हमने इसको किया, फिर इसके बाद एक हम इसके पैरेलल में जोड़ देते, 5 हमें आंसर लाना है कम से कम। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड, यहाँ भी 2 माइक्रोफेराड, यहाँ भी 2 कर देते हैं और यहाँ भी 2। तो ये 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1 और 1, और ये 2 और 2 दोनों तीनों पैरेलल में आ जाएगा, तो 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर 5 कब होगा, जब 2 माइक्रोफेराड के कितनी संधारित्र को यूज करेंगे, 4 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये था मॉडल सेट 4 का सॉल्यूशन। 5वें सॉल्यूशन भी मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा।